देश सेवा में अपना अहम योगदान देने वाले विपिन रावत जी को शत शत नमन। हम तो यही कहेंगे कि सीडीएस विपिन रावत जी की आत्मा को शांति मिले। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल के हवाई संस्करण का सफल परीक्षण किया। अब ब्रह्मोस एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल सीरीज प्रोडक्शन के लिए तैयार है। भारतीय वायुसेना इस साल के अंत में उत्तम ISR रडार के यूजर ट्रायल परीक्षण शुरू करेगी। भारतीय सेना लद्दाख जैसी ऊंचाई वाली चुनौतियों के लिए अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स खरीदना चाहती है। भारत से अब रूस केवल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की फीस लेगा, रॉयल्टी नहीं लेगा। आर्मी हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस विपिन रावत जी और उनकी पत्नी मधुलिका का हुआ निधन। आज एक बहुत हृदय विदारक खबर हमारे सामने आई। हम भी बहुत प्रार्थना कर रहे थे कि सीडीएस रावत जी इस हादसे से बाहर निकल आए, और उसके बाद जब खबर सामने आई कि वो नहीं रहे तो एक बहुत झटका लगा पूरे देश को, क्योंकि सीडीएस की कमान उनके हाथ में थी और देश के लिए वो पहले से ही अपना योगदान दे रहे थे। तमिलनाडु के कन्नूर के पास भारतीय वायुसेना का जो MI-17 V5 हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हुआ, इस हादसे में 14 लोगों की जान चली गई। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि एक जवान की जो हालत है वो गंभीर है, जिसका इलाज सैन्य अस्पताल में चल रहा है। भारतीय वायुसेना ने दुर्घटना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। जनरल विपिन रावत जी को स्टाफ कोर्स की फैकल्टी और स्टूडेंट ऑफिसर्स को संबोधित करने के लिए डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के दौरे पर जाना था, और दोपहर के आसपास वायुसेना के MI-17 V5 हेलीकॉप्टर में उन्होंने उड़ान भरी, और उसके बाद ये हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के कुन्नूर के पास दुखद दुर्घटना का शिकार हो गया। पूरे देश में शोक का माहौल है। प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, सभी ने सीडीएस विपिन रावत को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि दोस्तों, ये जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है कि ये हादसा कोहरे की वजह से हुआ, और कुछ बात ये भी सामने आ रही है कि कम्युनिकेशन फेलियर हो गया था, जिसकी वजह से ये हेलीकॉप्टर अपना मार्ग भी भटक गया था। हालांकि ये सारी बातें कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में सामने आएंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहला हादसा नहीं है MI-17 सीरीज के हेलीकॉप्टर का दुर्घटना का शिकार होना, और पिछले 5 साल में करीबन 6 बार ये हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो चुके हैं, और इन्हें VVIP हेलीकॉप्टर भी कहा जाता है, और ये दुनिया के सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टरों में से एक है। भारत ने इसे रशिया से खरीदा और 80 MI-17 हेलीकॉप्टरों का ये सौदा किया था, जिनकी सप्लाई 2011 से शुरू हो गई थी, और 2018 तक भारत के पास 80 हेलीकॉप्टर आ गए थे। बता दें कि केदार धाम में भी 3 अप्रैल 2018 को MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, लेकिन इसमें सवार 6 के 6 लोग बच गए थे। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भी 6 मई 2017 में MI-17 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, और इसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। इस हेलीकॉप्टर में 2 इंजन लगे होते हैं, और दुर्गम इलाकों के लिए सेना इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करती रही है, और दुनिया का सबसे एडवांस ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर भी है। इस हेलीकॉप्टर को सेना और हथियारों के ट्रांसपोर्ट, फायर सपोर्ट, गश्ती और सर्च एंड रेस्क्यू मिशन में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों, हादसा चाहे कैसा भी है, लेकिन हुआ तो, और एक सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी हमने इस हादसे में खो दिया। सीडीएस जनरल विपिन रावत जी देश के पहले सीडीएस बने थे, और भारत सरकार ने 24 दिसंबर 2019 को एक ऐतिहासिक फैसला करते हुए देश की उच्च रक्षा प्रबंधन में जबरदस्त सुधार के साथ 4 स्टार जनरल रैंक वाले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद को मंजूरी दी थी, और 1 जनवरी 2020 को जनरल विपिन रावत जी को देश का पहला रक्षा प्रमुख बनाया गया था। इस पद के लिए आधिकारिक तौर पर पहली बार 1999 में कारगिल समीक्षा समिति की सिफारिश के माध्यम से कारगिल युद्ध के बाद सुझाव दिया गया था। 20 साल के बाद सीडीएस के पद का सृजन किया गया। इस पद पर रहने वाले व्यक्ति का वेतन और अतिरिक्त सुविधाएं सर्विस चीफ के बराबर होती हैं। हालांकि सीसीएस की मीटिंग भी की गई है। अभी पता चलेगा कि नया सीडीएस किन्हें बनाया जाएगा, क्योंकि देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण पद भी है। तीनों सेनाओं को लीड करते हैं सीडीएस, तो अब देखना होगा कि कौन बनते हैं नए सीडीएस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने पुणे में वायुसेना अड्डे का दौरा किया, जहां उन्होंने बड़ी संख्या में लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों वाली उड़ान प्रदर्शन का जायजा लिया। इस दौरान राष्ट्रपति ने सैनिकों से बातचीत करने के साथ साथ सुखोई विमान के फुल मिशन सिमुलेटर का भी अनुभव किया। जानकारी के मुताबिक रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति ने Su-30 MKI के फुल मिशन सिमुलेटर में उड़ान का अनुभव किया, और उन्हें इस लड़ाकू विमान की विशेषताओं के बारे में अवगत कराया गया। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत और चीन के बीच संबंधों में सुधार की उम्मीद बताई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को आपसी समझ बनानी चाहिए और कोई गलत निर्णय लेने से बचना चाहिए। चीन में भारतीय राजदूत विक्रम मिस्री के वर्चुअल विदाई समारोह में वांग ने कहा कि हमें दूर की सोच रखनी चाहिए और अस्थायी चीजों से रुकावट नहीं बनने देना चाहिए। भारत और चीन के संबंध पिछले साल
जून से ही तनावपूर्ण बने हुए हैं। दोनों देशों की सेनाएं पूर्वी लद्दाख की सीमा में आमने सामने हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि अगर हम विश्वास पैदा कर लें तो हिमालय भी भारत चीन की दोस्ती को नहीं रोक सकता, लेकिन भरोसे की कमी होने पर एक साथ आने के लिए एक विस्तृत क्षेत्र भी पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और एक दूसरे के लिए बाधा नहीं बनना चाहिए। जहां चाइना एक तरफ ये चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर को रखने के लिए चीन तिब्बत में एक विशाल हेलीपोर्ट बना रखा है, जहां 100 से ज्यादा लड़ाकू और अन्य हेलीकॉप्टरों को छिपाकर रखा जा सकता है और ऐसे कई हेलीपोर्ट तिब्बत में बनाए जा रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन भारत से सटे इलाकों में नए एयरबेस भी बना रहा है और पुराने एयरफील्ड को अपग्रेड कर रहा है। साथ ही रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि चीन इस इलाके में अपनी हेलीकॉप्टर फौज को मजबूत बनाने में जुटा है और इसके लिए उसने कई विशाल हेलीपोर्ट्स भी बना रखे हैं। तो आप समझ सकते हैं, चाइना एक तरफ प्यारी बातें करता है तो दूसरी तरफ वो छुरा घोंपने के काम करता है। चाइना अब गुप्त रूप से खास तरीके की मिसाइलें विकसित कर रहा है। इन मिसाइलों को चीन शिपिंग कंटेनर में छिपा सकता है ताकि उनकी दुनिया भर के बंदरगाहों में तस्करी की जा सके, साथ ही उन्हें बिना किसी चेतावनी के लॉन्च किया जा सके। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के महासागरों में चीन के विशाल जहाजों के बेड़े मौजूद हैं। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन के द्वारा इन मिसाइलों का विकास युद्धपोतों का एक नया बेड़ा हासिल करने के समान है। ये कंटेनर सामान्य कंटेनरों की तरह दिखाई देते हैं। ऐसे में इन्हें अन्य कंटेनरों के साथ रखकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया जा सकता है। वहीं चीन इन मिसाइलों को दुश्मन के बंदरगाहों पर पहुंचाकर चौंकाने वाला हमला कर सकता है। इंटरनेशनल असेसमेंट एंड स्ट्रेटेजी सेंटर के एक अधिकारी ने इस बात की संभावना व्यक्त की है कि चीनियों के पास स्टेल्थ मिसाइलें हैं। अमेरिका और चीन आर्थिक और सैन्य दोनों तरह से दुनिया में शीर्ष महाशक्ति बनने की होड़ में है। हालांकि चीन की दुनिया भर में इस बात को लेकर निंदा भी की जा रही है। बता दें कि नई मिसाइलों का एक प्रोटोटाइप 2016 के आर्म फेयर में भी देखा गया था और तभी से इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि अब उन्हें सक्रिय रूप से तैनात किया जा सकता है। रूस के साथ भारत की कई सारी डिफेंस डील हुई है, जिसमें कि पहले रशिया ने कहा था कि वो भारत से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की फीस और एक छोटी सी रॉयल्टी फीस भी लेगा, लेकिन अब भारत ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि भारत हर यूनिट और सभी स्पेयर कंपोनेंट्स जिन्हें कि लोकली स्तर पर भारत में बनाया जाएगा उसके लिए केवल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फी देगा। AK 203 डील के बाद अब ये बात भारत ने कह दी है कि भविष्य की किसी भी डील में अब केवल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की फी ही भारत देगा, जिसमें कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस दिया जाएगा और इसके बाद भारत कोई भी रॉयल्टी पेमेंट नहीं करेगा हर यूनिट की जो कि भारत में बन रही है। यानी कि रशिया को दोनों चीज़ें का फायदा हो रहा था, एक तरफ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की फीस और पर यूनिट के हिसाब से भी वो अलग से पैसा लेने के चक्कर में था। तो भारत ने भी सही जवाब दे दिया। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एयर लॉन्च संस्करण का सफल परीक्षण कर लिया है, जिसे कि Su-30 MKI जेट से दागा गया। इस मिसाइल ने अपने पहले से ही निर्धारित ट्रेजेक्टरी को फॉलो करते हुए अपने मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इस टेस्ट के दौरान इस मिसाइल के सभी पैरामीटर्स को अब साबित किया जा चुका है और इस सफल टेस्ट के बाद अब इंडियन एयरफोर्स के लिए ब्रह्मोस एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का सीरियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने कहा कि उत्तम रडार 95 यानी कि 95% स्वदेशी है और इसमें केवल एक ही इंपोर्टेड सबसिस्टम लगाया गया है। उत्तम रडार को 2 LSP लिमिटेड सीरीज तेजस एयरक्राफ्ट में भी लगाया जाएगा और ये अपने 250 इन फ्लाइट ट्रायल्स पूरा कर चुका है, वो भी हर मोड में। इंडियन एयरफोर्स उत्तम रडार के यूजर ट्रायल शुरू करेगी इस महीने के अंत में और अगर इसके प्रोडक्शन को मंजूरी मिल जाती है तो इसे 16 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स में लगाया जाएगा और उसके बाद इसके नए एडवांस डेरिवेटिव रडार को MiG-29 UPG, सुखोई 30 MKI और AMC नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट में भी लगाया जाएगा। भारतीय सेना अब अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स को लेना चाहती। भारतीय सेना को अब अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स की जरूरत है जिनमें की लोड कैरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, करीबन 250 से 500 किलोग्राम की लोड की क्षमता होनी चाहिए। साथ ही ये वेपन प्लेटफॉर्म वेरिएंट होना चाहिए जिसमें कि एक मशीन गन भी इस पे माउंट होनी चाहिए। यही इसके अलावा इस तरीके के अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स में डिटेक्शन और डिस्पोजेबल ऑफ आईडीज की क्षमता भी होनी चाहिए। और भारतीय सेना की इस रिक्वायरमेंट के लिए यानी कि जरूरत के लिए 12 भारतीय कंपनियों ने 35 इसी तरीके के प्लेटफॉर्म्स इंडियन आर्मी को शो करने वाली है 9 से 14 दिसंबर के बीच। अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स हाई एल्टीट्यूड टेरेन पर काम करने योग्य होने चाहिए और इसका इस्तेमाल टैक्टिकल रिकॉग्निजेंस, ट्रैकिंग एनिमी पोजीशंस, क्रिटिकल सप्लाई और रैपिड इवैक्यूएशन आदि में सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा आर्मी चाहती है कि ये रिमोटली ऑपरेट भी किए जा सके ऑटोनोमस मोड में।
तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।